ये ऐसे बोल हैं जिन्हें सुनने के बाद कानों में मिठास का रस घुल जाए। ये अल्फाज हैं कलम के जादूगर राहत इंदौरी साहब के। एक ऐसा शख्स जिसकी जुबान से अल्फाज के फूल झड़े तो वो गजल बन जाएं, जिसकी हर अंदाज़े बयां निराली है। उसकी शायरी कभी सोसाइटी पर तंज कसती है तो कभी नौजवानों की हौसला अफजाई करती है। यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं हिंदुस्तान के अजीम शायर राहत इंदौरी साहब का। राहत इंदौरी 1 जनवरी 1950 को इंदौर में पैदा हुए थे। इब्तदाई तालीम जो थी मेरी वो नूतन स्कूल में और नएपुरे के प्राइमरी स्कूल में, और फिर उसके बाद कुछ हिस्सा मेरी ज़िंदगी का देवास में गुजरा, और देवास के बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया इंदौर से। फिर पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा अवध यूनिवर्सिटी से हुआ उत्तर प्रदेश में। राहत साहब को आज भी इस बात का मलाल है कि उनका बचपन कब आकर चला गया और उन्हें इसका इल्म भी नहीं हुआ। खेलने कूदने की उम्र में यानी महज 11 साल की बाली उम्र में ही उन्हें काम की चक्की में पिस जाना पड़ा। न पतंगे उड़ा सके न तितलियों के पीछे भाग सके। बचपन को ज्यादा गुजारा नहीं, अचानक जवान हो गए। बचपन में जिस तरीके से खेल के मैदान और गुल्ली डंडे और गाना बजाना हंसना कूदना फानना वो कुछ ज्यादा रहा नहीं। आज राहत साहब की गिनती मुल्क के चुनिंदा शायरों में होती है। उन्होंने अपनी एक खास जगह बनाई है। उनकी शायरी न सिर्फ मोहब्बत में डूबी है बल्कि गाहे बगाहे सवाल भी उठाती है। कई दफे एक रोशन चिराग के मानिंद राह भी दिखाती है। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये पैगाम मैं देना चाहता हूँ। मैंने कभी मैं कोई संत फकीर साधु या मुकर्रिर या तकरीर करने वाला या हकीम या मसीहा नहीं हूँ, मैं सिर्फ शायर हूँ। राहत साहब को अब भी ठीक ठीक याद है कि उनके दिलो दिमाग पर शायरी का जुनून किस कदर सवार था। मैं यहाँ से देवास में या महू हमारा करीब में जगह है, तो यहाँ से हम साइकिलों पर सुनने जाया करते थे, और वो लोग जो ज़माने के बड़े शायर थे वो बाद में या अब तक जो हयात हैं वो मेरे करीबी बहुत ही करीबी दोस्त हुए। बदलते वक्त के साथ शेर व शायरी के मायने भी बदल रहे हैं, जिसे देखकर वो जरा भी हैरान नहीं है। उन्हें बाखूबी मालूम है कि लोगों के जहन में शायरी को लेकर उनके नजरियात भी बदले हैं। समाज में हमारे शायर की एक तस्वीर अजीब गरीब बनी हुई थी कि बिखरे हुए बाल होंगे, एक शेरवानी होगी जिसके बटन टूटे हुए होंगे, बीड़ी का बंडल होगा या शराब खाना होगा या गलियों और सड़कों की बैठकें होंगी। लेकिन आज शायर की इमेज वो नहीं है जो आज से 25 साल पहले हमारे समाज ने बना रखी थी। वक्त वक्त पर राहत साहब हिंदी सिनेमा में भी अपनी खिदमात पेश करते रहे हैं। उन्होंने महेश भट्ट की फिल्म सर में पहली बार अपने अल्फाजों का जादू बिखेरा था। इसके बाद ये सिलसिला आज भी फिल्म करीब, मिशन कश्मीर, इंतहा और मर्डर जैसी उम्दा फिल्मों के साथ बदस्तूर जारी है। महेश भट्ट की फिल्म थी सर, और ये पूजा भट्ट की भी पहली फिल्म थी, और उसमें मैंने और कतील शिफाई ने गाने लिखे थे। और इत्तेफाक ही है कि कतील शिफाई से ज़्यादा मकबूल मेरा गाना हुआ था। उस ज़माने में टेलीविज़न नहीं थे और बिना का गीत माला हुआ करती थी, उसमें मेरा गाना बजता था। आज हमने प्यार का किस्सा मुकम्मल कर दिया, खुद भी पागल हो गए, उनको भी पागल कर दिया। फिल्म इंडस्ट्री के शायरों को लेकर वो बेहद फिक्रमंद हैं। राहत साहब को कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आज सिनेमा के बिजनेस में शायरों का महज इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके फन के साथ उतना इंसाफ नहीं हो पा रहा है। अच्छे शायरों से फिल्म इंडस्ट्री में बुरा काम करवाया जा रहा है। अच्छे शायर तो हैं, वहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं। मैं सबके नाम क्या नाम है, वहाँ पर जावेद अख्तर मौजूद हैं, वहाँ पर गुलजार साहब जैसा धनी और मालामाल आदमी बैठा हुआ है, वहाँ निदा फाजली बैठे हुए हैं, लेकिन उनसे वो काम तो वही करवाना चाहते हैं, वो मुन्नी भाई का पोर्ट्रेट। कम लोगों को मालूम है कि एक उम्दा शायर होने के साथ साथ राहत साहब एक बेहतरीन पेंटर भी हैं। 10-11 बरस की उम्र में
मैं पेंटिंग करने जाना शुरू कर दिया था, पढ़ता भी था और एक स्टूडियो में जाकर पेंटिंग सीखता था। और फिर मैं बुनियादी तौर पर अपना बचपन मैंने रंगों और ब्रश में और कैनवस पर और फिल्मी बैनर्स में गुजारे। चुनांचे रंग चाहे निरे कैनवस पर भरने हो या फिर जिंदगी के कैनवस पर, राहत साहब जिंदगी के रंग में इश्क व जुनून का रंग भरने की भी कोशिश करते हैं और अक्सर उसमें कामयाब भी हुए हैं। इसका सबब मैं शायद यही समझता हूँ कि ये लगभग करीब के मीडियम है। कागज पर कलम से शेर उतार देना और कैनवस पर रंग और ब्रश से तस्वीर बना देना अपने जज्बात का इजहार है। राहत साहब का मानना है कि शायरी एक जज्बा है और शायरी करते वक्त सुनने वाले इसका लुत्फ उठाते हुए आपके जज्बे को सलाम करते हैं। ये ऑडियंस ही रंग बनाती है। ये अकेले शायर के रंग में होने से नहीं होता कुछ भी। उतने ही रंग में, उतने ही मूड में, उतने ही जोश में होना चाहिए हमारे सुनने वालों को भी। ये मैं अक्सर स्टेज पर कहता हूँ कि एक कैसेट होता है, मेरे यहाँ गले में लगा हुआ है वो कैसेट, और मैं वो 30 बरस से कैसेट बजा रहा हूँ, लेकिन कोई एक कैसेट इधर सीने में होता है, वो निकला है कभी कोई तो निकल जाता है। तो कभी ऑडियंस मिलते हैं और वो ऐसा मौका आ जाता है कि जब अच्छी शायरी सुनाने का मौका आता है। शायरी के पुराने दिनों पर धीरे धीरे धुंध के बादल छा रहे हैं। राहत साहब को सचमुच याद नहीं कि उनके मुंह से शायरी का पहला जुमला क्या निकला था। इस बात पर वो हैरान होते हैं और कहते हैं, जब बाकायदा तौर पर स्टेज पर आ गया और मेरी छोटी मोटी पहचान एक शायर की हैसियत से बन गई, तब मैंने कुछ जो 2-4 शेर उस ज़माने में कहे होंगे, ऐसे 40 साल पहले, वो कुछ याद रहेगा। बाकी उससे पहले क्या कुछ याद रहा नहीं मुझे। जब पहली बार मुल्क से बाहर शायरी के लिए गए थे, उस पल को याद करते ही उनकी आंखों में चमक आ जाती है। वो ओमान में गुजरे उन लम्हों को याद करते हैं। पहला सफ़र हिंदुस्तान से बाहर का सल्तनत ऑफ ओमान का किया और उसमें उर्दू के बहुत बड़े लोग थे। मेरा ख्याल है सबसे छोटा शायर में था। राहत साहब मशहूर पेंटर MF हुसैन साहब से दिली लगाव रखते थे। यही वजह है कि उन्होंने कई फिल्मों में हुसैन साहब के साथ काम किया। मुंबई में हुसैन साहब की एक पेंटिंग एग्जीबिशन के बारे में सोचकर उनका दिल आज भी गमज़दा हो उठता है। हुसैन साहब से मेरे ताल्लुकात सन 75 से मेरा उनसे ताल्लुक़ रहा और वो मेरे बहुत ही करीबी लोगों में रहे, करीबी दोस्तों में रहे। मैंने उनके साथ काम भी किया है। गजगामनी मैंने उनकी जो पूरी फिल्म थी उसकी स्क्रिप्ट जो है मैंने ओपेरा की शक्ल में लिखी। मुशायरों की मौजूदा महफिल को लेकर वो फिक्र जताते हैं। उनका मानना है कि आज की शायरी पर पैसा हावी हो गया है। कुछ बरस पहले पिछली 2 दहाइयों में हमारा मुशायरा उर्दू मंच या हमारा कवि सम्मेलन हिंदी मंच, ये दोनों कारोबार होकर रह गए। इसे एक लिटरेरी और साहित्यिक या अदबी कारनामा या अदबी महफिल लोगों ने कम समझा और ज़्यादा ये समझा कि ये कल्चरल प्रोग्राम है। तो उसमें सारी और बाजार हो गया अच्छा खासा। लोग लाखों की तादाद में जमा होते हैं, हज़ारों की तादाद में शायर और कवि पैसा लेता है। तो जब पैसे का आना जाना आदान प्रदान होना शुरू हुआ तो उसमें सारी वो खराबियां आ गईं जो खराबियां बाजार में होती हैं। राहत साहब को ना तो सियासत और ना ही सियासी लोगों में कोई दिलचस्पी है। सरकारें मुझसे खफा रहती हैं, सरकार मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए कि मैं सच बोलता हूँ। हर इंसान का ख्वाब होता है कि उसके जाने के बाद दुनिया उसे याद रखे। उनकी ख्वाहिश है कि उनके जाने के बाद भी उनकी शायरी के जरिए उर्दू अदब की दुनिया में एक लंबे अरसे तक वो जिंदा रहें। मैं कुछ ऐसा जरूर लिख जाऊं कि मैं मरने के बाद भी मैं जिंदा ना रहूं तो भी मेरा शेर जिंदा रह जाए और जो मेरा हवाला हो, जो मेरी शनाख्त हो, जो मेरी पहचान हो। मुल्क और दुनिया के बदलते हालात को लेकर उनका नजरिया बिल्कुल अलग है। वो कहते हैं कि दुनिया में इंसान तो बहुत हैं, लेकिन इंसानियत की कमी है। राहत साहब ने अपनी पूरी जिंदगी उर्दू के सुपुर्द कर दी है। वो अपनी शायरी के जरिए सरकार और सोसाइटी पर तंज भी कसते हैं और सबक भी देते हैं। पुराने शहरों के मंजर निकलने लगते हैं, नमी जहां भी खुले घर निकलने लगते हैं।